जी जनाब, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है। वो जो हमने कहा था कि वो वेरियस टाइप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जिनके थ्रू इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जाती है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की डेफिनेशन के मुताबिक या उन लोगों के ख्याल से ये टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस किस तरह की होती है। देखें, यहाँ पे एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसका नाम बैलेंस शीट भी है। ये क्रिएट होती है एट द एंड ऑफ द पीरियड और ये हम लोगों ने बनाना सीखी हुई है। देयर इज अनदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। नॉर्मली ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट को कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड दूसरे पार्ट को कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और इन दोनों को मिला के स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी कहते हैं, जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का नाम रखा हुआ था। इसके दो पार्ट्स होते हैं। कभी कभार ये दोनों पार्ट्स इकट्ठे एक ही पेज पे ऊपर नीचे लिख दिए जाते हैं, कभी कभार ये दोनों पार्ट्स एक पेज पे एक अगले पेज पे लिखा जाता है। डिपेंड करता है कि उस इनके ऊपर इंफॉर्मेशन कितनी ज्यादा प्रेजेंट करने की है। देन there is another statement which is called statement of changes in equity. Then there is another statement which is called statement of cash flows, and then there is a statement या हम कहें कि एक डिस्क्रिप्टिव और नॉन डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन होती है जिसे हम नोट्स टू द अकाउंट कहते हैं। ये एज सच स्टेटमेंट नहीं होती है, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। इसमें डिस्क्रिप्टिव और नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव और मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन होती है, और इसको हम लोग यूज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए। क्योंकि हमने कहा था कि डिफरेंट टाइप के यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, जो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं और उसकी बेसिस के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड ने उन यूजर्स को जहन में रखते हुए हर बात डिफाइन की। उन्होंने कहा कि यार ये जो यूजर्स है ना, इन तक ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, और ये ऐसी इंफॉर्मेशन हो कि जिसकी बेसिस के ऊपर वो अपने डिसीजंस सही ले सकें। उसके लिए बहुत सारे गाइडलाइंस दी गई, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करी, यानी कि सारे के सारे ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये तमाम इन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, इन लोगों को सही इंफॉर्मेशन देने के लिए वजह किए गए, ताकि इन लोगों के सामने जैसे ही एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आए वो उसके अंदर से अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सके। आपके इस सिलेबस के लेवल पे अगर हम बात करें तो हम सिर्फ दो स्टेटमेंट्स बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये जो तीन स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, ये भी आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। हाँ, बहरहाल नोट्स टू द अकाउंट्स जो है ये, क्योंकि बहुत सारे नोट्स होते हैं, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। अभी मैं आपको एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाता हूँ तो नोट्स टू द अकाउंट्स के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। ये जो नोट्स टू द अकाउंट्स हैं, इसमें डिस्क्लोजर्स दिए जाते हैं, और डिस्क्लोजर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि एक हमारा इन्वेंट्री का डिस्क्लोजर होता है कि आपने इन्वेंट्री से मुतालिक क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी होती है। एक हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का डिस्क्लोजर भी होता है, जो कि IAS 16 ने कहा कि आपको देना चाहिए। इन्वेंट्री का डिस्क्लोजर IAS 2 ने कहा कि देना चाहिए। तो बहुत सारे डिस्क्लोजर्स हैं जो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स से ओरिजिनेट होते हैं, वो नोट्स टू द अकाउंट्स में आते हैं। अब तमाम स्टैंडर्ड्स के डिस्क्लोजर्स तो हमारी बुक में नहीं है, हमने तो सिर्फ मेजॉरिटी यही दो स्टैंडर्ड्स पढ़े, IAS 2 एंड IAS 16। तो इसके डिस्क्लोजर्स जो कि नोट्स टू द अकाउंट्स के अंदर होंगे वो भी हमारे रेलेवेंट है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो हम लोग अभी एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, जिसके लिए मैंने एक कंपनी सेलेक्ट की है। आप लोगों ने देखा होगा, अमरीली स्टील्स एक कंपनी है जो स्टील की प्रोडक्ट्स बनाती है, सरिया बनाती है। आपने टीवी के ऊपर इसकी मशहूरी देखी होगी। ये एक कंपनी, इसका मतलब ये है कि इस कंपनी के अंदर शेयर्स होंगे, जनरल पब्लिक होगी। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं पिछले किसी टॉपिक में, कि हम लोगों ने बात की थी कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज और उनका ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या होता है।
और उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। देखें जनाब, इस वक्त आपके सामने है जी अमरेली स्टील की एनुअल रिपोर्ट फॉर द ईयर ऑफ 2020। एनुअल रिपोर्ट एक रिपोर्ट को कहते हैं जो कि वो कंपनी जनरल पब्लिक को देती है। अगर आप इसके पेजेस की बात करें तो ये 103 पेजेस हैं। एनुअल रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन लोगों को दी जाती है, उसमें से एक इंफॉर्मेशन होती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि हमने देखनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसका ये मतलब नहीं है कि 103 सफ़ों की बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट एक ही पेज की है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि लोगों को दी जाती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इस तरह की कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डाउनलोड करें, उनको देखें। बड़े खूबसूरत सी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी होंगी, इसके ऊपर बड़े अच्छे अच्छे ग्राफिक्स बने होंगे, बड़ी मज़े की इंफॉर्मेशन होगी एक कंपनी के बारे में। तो आपको जो भी कंपनी अच्छी लगती है, आप उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट नेट से ढूंढें, डाउनलोड करें। मोस्टली पाकिस्तान के अंदर जितनी भी पब्लिक कंपनीज हैं उन सब की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उन कंपनी के बैंक जो वेबसाइट्स हैं वहां से डाउनलोड की जा सकती हैं। देखें, ये जो डॉक्यूमेंट है, जरा जल्दी से मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि कंपनी का विजन मिशन क्या है, कोर वैल्यूज क्या है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है, कौन कौन सी प्रोडक्ट कंपनी सेल करती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फॉलो करती है, शेयर होल्डर्स के लिए कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, नोट्स ऑफ द अकाउंट, शेयर होल्डर मीटिंग, सारी चीजें, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट अभी चल रहा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में जो चीजें हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट की गई हैं। डिफरेंट टाइप के रूल्स या लॉज हो सकते हैं जो कंपनी को ये कहते हैं कि जनाब आपने अपनी फाइनेंशियल जो आपकी एनुअल रिपोर्ट है उसके अंदर आपने ये इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे जरा देखिएगा कि फाइनेंशियल हाइलाइट्स है, ये भी आपसे रेलिवेंट उस तरह से नहीं है, लेकिन आप जरूर इसको देखिएगा कि ये क्या चीजें होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपको इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट मिलेगी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है, और स्टेटमेंट ऑफ अदर कंप्रिहेंसिव इनकम है। हम लोगों ने बात की थी ना कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, ये दोनों इकट्ठी बनती हैं, कभी कभार अलग अलग भी बन जाती हैं, ठीक है। यानी कि इन्फॉर्मेशन ज्यादा होगी तो एक पेज पे उन्होंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, दूसरे पे स्टेटमेंट ऑफ अदर कंप्रिहेंसिव इनकम है, तो इन दोनों को मिला के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ही कहना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम ही कहना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एंड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हमारे लिए जो इस वक्त इस वीडियो में जो हमने चीज देखनी है वो पेज नंबर 135 से शुरू हो रही है। तो मैं जा रहा हूं जनाब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर, पेज नंबर 135 पे। जी जनाब, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर हम आ चुके हैं। सबसे पहली जो स्टेटमेंट इस वक्त आपको नजर आ रही है दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। मैं इसको जरा जूम इन करता हूँ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को, तो आपके सामने एक स्टेटमेंट नजर आ रही है बड़ी खूबसूरत सी। उसमें उसने लिखा हुआ है, स्टेटमेंट का नाम लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है एज एट 30 जून 2020, ये 30 जून 2020 यानी कि इस कंपनी का जो ईयर एंड है उस डेट के ऊपर बनी है। एसेट्स सबसे पहले कंपनी ने लिखे हुए हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग काम करते रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है। नॉन करंट एसेट्स सबसे पहले आ गए, उसके बाद करंट एसेट्स हैं। नॉन करंट एसेट्स के अंदर देखें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, और इसकी अमाउंट जो है ईयर 2020 में देखें रुपीज इन 1000 लिखा हुआ है, तो ईयर 2020 में ये 17,650,950 और उसके बाद 000। दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो कि इस कंपनी के पास है। अब देखें कितने सारे एसेट्स हैं, और IAS 1 की रिक्वायरमेंट है कि जब भी कभी किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप कुछ इंफॉर्मेशन लिखें तो उसके साथ बिल्कुल उससे रेलेवेंट कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन भी आपने देनी है। कंपैरेटिव का मतलब है जो पिछले साल थी, पिछले साल का बैलेंस भी देना है। जब आप लोग अपनी अकाउंट्स बना रहे होंगे, जब आप अपना फाइनल अकाउंट का सवाल सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपने कंपैरेटिव फिगर्स नहीं देनी है, ठीक है। यह आपकी बुक का, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। हम लोगों ने सिर्फ करंट ईयर की फिगर्स को कैलकुलेट करना है, करंट ईयर की फिगर्स को सॉल्व करना है। लेकिन अगर आप किसी एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें तो उसमें कंपैरेटिव फिगर्स भी अवेलेबल होती हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बाद है राइट ऑफ यूज एसेट। अब ये एक स्पेसिफिक चीज है जो अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ी, तो आपने परेशान नहीं होना, जब आप पढ़े, जब आप मतलब बड़े होंगे आप इसको पढ़ लेंगे। इंटेंजिबल एसेट्स आपने अगेन नहीं पढ़े हैं, ये एसेट्स होते हैं जो कि
हाथ नहीं लगाया जा सकता, जिनको गुडविल और इस तरह की चीज़ें होती हैं, आपके लाइसेंसेस होते हैं, तो ये भी आपके एसेट्स होते हैं। ये बहरहाल अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपके नॉन करंट एसेट्स ही होते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स हैं, इन्होंने बताए हुए हैं कितने हैं। फिर करंट एसेट्स के बारे में बताया, स्टॉक्स एंड स्पेयर्स, स्टॉक इन ट्रेड। आप देखें स्टॉक इन ट्रेड की एक अमाउंट है 80 और उसके साथ उन्होंने कहा कि नोट नंबर, ये देखिए नोट नंबर 12 में जाएंगे तो आपको इसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन मिलेगी। ट्रेड डेटर्स हैं आपके सामने, लोन एंड एडवांसेस है, अदर चीज, अदर कैश एंड बैंक बैलेंसेस ये आपके सामने लिखे हुए हैं। तो टोटल एसेट्स बन गए। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर कैपिटल है, कैपिटल रिजर्व्स हैं, ये भी शेयर कैपिटल की टाइप होती है। जब आप बड़े होंगे आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें तो शायद आपको उसमें काफ़ी सारी चीज़ें अंडरस्टैंडेबल ना हो, ऐसी चीजें हो जो आपको नजर नहीं आ रही, आपको समझ नहीं आ रही कि यार ये पता नहीं क्या है, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपको मैं जो कह रहा हूँ कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें तो ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप इंस्पायर हों कि ये वो चीजें हैं जो एक्चुअली रियल लाइफ में चल रही हैं। तो जब आप इसको रियल लाइफ के साथ मिला के देखेंगे तो देन यू विल बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड द आइडिया कि ये क्या चीज़ है। ठीक है जी, हम लोग शेयर कैपिटल लिखते हैं। इसके बाद देखें नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं, करंट लाइबिलिटीज़ हैं, और उसके बाद आपके पास जो टोटल बैलेंस शीट का जो डेबिट साइड है, वो जो क्रेडिट साइड है दैट इज 35,469,446, और आप देखेंगे एसेट का भी टोटल 35,469,446 आपके पास आ रहा है। सो दिस वाज योर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ चलते हैं। देखें उसने सेल लिखी हुई है, कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखी हुई है जिससे आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जिसे हम सेलिंग कॉस्ट भी कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माइनस हुए। ये एक नई चीज़ है जो कि शायद आपने अभी तक नहीं पढ़ी है, अलाउंस फॉर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस, अदर एक्सपेंसेस, अदर इनकम्स। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, आपने इसमें फाइनेंस कॉस्ट माइनस की है। फिर उसके बाद लॉस बिफोर टैक्सेशन, कंपनी का टैक्स बना है, लॉस स्लैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन, ये चीज आ गई है। तो दिस इज योर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपने देखा कि इसमें अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं थी, इसका मतलब यह है कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अगले पेज पे बनी होगी। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है, इसमें लॉस और प्रॉफिट बिफोर फॉर द ईयर वही है जो पीछे 1126,617, ये यहाँ से पिछली स्टेटमेंट से जो आपके पास आया है 1126,617, ये आगे चला जाएगा। तो यानी कि समझ लें कि इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट 2 पेजेस पे है। ठीक है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव लॉसेस के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है, एक्चुअरियल लॉस ऑन ग्रेजुएटी फंड। डेफिनेटली अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ ये क्या चीज़ है, जब आप पढ़ेंगे तो यू विल नो कि ये क्या चीज़ होती है। आपके पास ये आ गया टोटल लॉस। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होती है, सिर्फ देख लें, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि ये आपकी जो है वो इस वक्त सिलेबस का पार्ट नहीं है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अब डेफिनेटली ये भी एक स्टेटमेंट होती है जिसमें कुछ चीज़ें बताई जाती हैं। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज भी एक स्टेटमेंट होती है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपने प्रेजेंट करनी होती है। क्या होती है वो अब डेफिनेटली आप आगे चल के पढ़ेंगे। यहाँ पे देखें उसने हर स्टेटमेंट के नीचे लिखा हुआ है द नेक्स्ट नोट्स 1 to 49 फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस इज द रूल कि आप हर स्टेटमेंट के नीचे नोट्स का जिक्र जरूर कर दें कि नोट्स जो हैं वो 1 से लेकर 49 तक है नोट्स। और जनाब बहुत ही खूबसूरत तरीके से नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप लोगों के सामने आ रहे हैं। नोट नंबर 1 कंपनी और उसके ऑपरेशंस के मुतालिक बता रहा है। अब देखें नोट्स इतनी खूबसूरत चीज़ है, इसमें हर वो इंफॉर्मेशन जो कि यूज़र के लिए रेलिवेंट हो सकती है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। कंपनी और उसके ऑपरेशन की बात हो रही है। स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस ये बताती है कि कौन कौन से रूल्स को फॉलो किया गया है किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। बेसिस ऑफ प्रिपरेशन, स्टैंडर्ड्स अमेंडमेंट्स वगैरह, कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज़ किए गए हैं और वो कैसे कैसे थे। मैंने यहाँ से आपको 2 नोट्स दिखाने हैं। तो अगर हम लोग मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँ और हम लोग चलते हैं जनाब यहाँ पे बैलेंस शीट के ऊपर। तो बैलेंस शीट के अंदर उसने आपको एसेट्स के बारे में बताया था कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का नोट नंबर 7 है, तो हम 7 नंबर नोट देखेंगे, और स्टॉक इन ट्रेड का नोट नंबर 12 है। ये 2 नोट्स हैं जो कि हम लोगों ने प्रिपेयर करना भी सीखे हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं जी नोट नंबर 7 के ऊपर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो जनाब देखें उसने हमें नोट नंबर 7 में बताया कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 2 चीजें हैं, ऑपरेटिंग फिक्स एसेट्स एंड कैपिटल वर्क इन प्रोसेस। फिक्स एसेट के मुतालिक हमने पढ़ा कि ये मशीनरी वगैरह को कहते हैं, और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब ये है कि ये कोई चीज़ अभी डेवलप हो रही है, कोई मशीनरी वगैरह बन रही है, कोई बिल्डिंग को फैक्ट्री का के बारे में कोई चीज़ अभी डेवलपमेंट के फेज में है, तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, राइट, विच इज अगेन नॉट इन योर सिलेबस, हाउएवर इट इज रेलिवेंट, तो मैंने यहाँ पे बता दिया। इवन उसने ये भी बताया कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर
नोट नंबर 7.1 भी है और 7.2 भी है। तो नोट नंबर 7.1 में चलते हैं। तो ये एक बड़ा मजे का आपका एक नोट आ गया है। अगर हम इसको रोटेट कर लें तो ये देखें, ये पेज मैंने रोटेट कर लिया है इस वक्त आपके पास। तो उसने कहा जी कि लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर फिटिंग है, ऑफिस इक्विपमेंट है, व्हीकल है, कंप्यूटर है और टोटल है। हर एक के अंदर उसने बताया है कि कॉस्ट उसकी क्या है, एडिशंस क्या है, डिस्पोजल्स क्या है और वर्क इन प्रोसेस में क्या ट्रांसफर हुआ। फिर हर एक की कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन ओपनिंग आ गई, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ गई, जो ऐसे डिस्पोज हो गए उनकी डेप्रिसिएशन डिस्पोजल अकाउंट बन गया, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस हो गई, टोटल उसकी बुक वैल्यू हो गई, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वगैरह भी उसने लिख दिया। तो यानी कि ये वो प्रेजेंटेशन है जो कि हम लोगों ने पढ़ी हुई है कि हमने एसेट्स के मुतालिक करनी होती है। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो इंफॉर्मेशन आपने प्रेजेंट करनी होती है वो इन्होंने प्रेजेंट की हुई है। हम दोबारा वापस आ जाते हैं। फिर आगे मजीद इंफॉर्मेशन कुछ रेलिवेंट जो कि इसने यहाँ पे हमें बताया। फॉर एग्जांपल उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लांट एंड मशीनरी के मुतालिक एक और नोट भी है 7.1.2। तो 7.1.2 के अंदर प्लांट एंड मशीनरी के अंदर कुछ मजीद इंफॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पे हमें दी है। कंपनी का नाम दिया हुआ है कि ये कंपनी के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। डिस्पोजल वगैरह की कैलकुलेशन की है कि डिस्पोजल कैसे हुआ है। यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने देनी थी वो इसने यहाँ पे दी हुई है। हम चलते हैं अपने एसेट के स्टॉक के नोट की तरफ। ये रहा जनाब नोट नंबर 12, स्टॉक एंड ट्रेड। स्टॉक एंड ट्रेड के बारे में हम लोग पढ़ आए हैं कि हमने स्टॉक एंड ट्रेड के मुतालिक ये इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी होती है आइदर ऑन फेस ऑफ द बैलेंस शीट और इन द नोट्स। ये बात हमने डिस्कस की थी। तो जनाब स्टॉक एंड ट्रेड के अंदर रॉ मटेरियल, उसने कहा रॉ मटेरियल इन हैंड आपके पास है 1.349086 और इन ट्रांजिट है आपके पास 3376081000 का। ठीक है, अलग अलग बताना था। फिर वर्क इन प्रोसेस भी बताना था कि कितना है। फिनिश गुड्स भी बतानी होती हैं कि मैन्युफैक्चर्ड कितनी है, ट्रेडिंग कितनी है। यानी कि वो जो स्टॉक इन ट्रेड की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की पूरी हम लोगों ने यहाँ पे फॉलो कर दी हुई है। तो जनाब अब मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि किसी एक कंपनी की या ये अमरीली स्टील की ही आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाउनलोड करें, इससे पढ़ें और इससे इंस्पायर हो। इसको देखें, इसमें कितने खूबसूरत ग्राफिक्स बने हुए हैं, इसको देखें इसमें इसने क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की हुई है। बहरहाल हम लोग अपने बुक की तरफ वापस आते हैं। बुक में हमने जो चीज़ देखनी है वो सिर्फ ये है कि हमने दो स्टेटमेंट्स पढ़नी है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं, ये हम लोग कर चुके हैं जब हमने बिल्कुल पहले मॉड्यूल में बेसिक्स और डबल एंट्री के अंदर ये काम सीखा था। तो अब हम लोग बस इन क्वेश्चंस को करेंगे और इन क्वेश्चंस को करने का तरीका ये होगा कि आपको ट्रायल दे दिया जाएगा, फिर आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दे दी जाएंगी और आपसे कहा जाएगा कि आपने ये बन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। तो ट्रायल ले लें, एडजस्टमेंट की एंट्रीज पास कर लें और एंट्रीज के बाद आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लें। दिस इज द सिंपल वे। अगली वीडियो में इसकी एक प्रैक्टिस देखते हैं। थोड़ा सा ज़रा हमने ज़्यादा अब फोकस करना है प्रेजेंटेशन के ऊपर कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे प्रेजेंट करनी है। तो उसके बारे में इंशाल्लाह हम लोग अगली वीडियो में आप डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।